ओके, ये मैं फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। चलो जी, शुरू करते हैं ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पी ब्लॉक के ट्रिक्स कुछ याद किए थे, कुछ समझे थे। क्या आप लोगों ने कुछ यही वाले पी ब्लॉक के ट्रिक्स याद रखे थे? ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया था। क्या मैंने आपको ये वाली रिएक्शन बता दी थी कैसे होती है? रिएक्शन ऑफ Cl2 P4 Br2 विद बेस, हाइड्रोलिसिस वाली बात बताई थी कि नहीं बताई थी आप लोगों को? हाँ जी। यस सर, बताई थी। हाइड्रोलिसिस क्या क्या बनता है बताओ जी, अगर आप लोग को बताना हो तो क्या क्या बनता है? अरे ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। तभी आप लोग को मेन क्या दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ या मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर स्क्रीन। मतलब स्क्रीन दिख रही है ना, अभी बड़े में आपको आईपैड दिख रहा होगा, है ना? यस सर। चलो जी ठीक है। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। पहले ये बताओ, क्या किसी को यहाँ तक डाउट है? जो छोटी छोटी बातें मैंने आप लोग को बताया शुरू की थी, वो सारी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना? इसके बाद मैंने आपको कुछ बताया था या फिर हम यहीं पे रुक गए थे? सर इसके बाद 3 रिएक्शन हुई थी। अच्छा, इसके बाद 3 रिएक्शन हुई थी। ये वाली रिएक्शन एक तो बताई होगी मैंने, और मैंने ये P4 + NaOH वाली ये वाली रिएक्शन बताई होगी, है ना? यस और सर। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया होगा। चलो जी, नेक्स्ट आपने लिखना है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा बस, और फिर हम एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। आप लिखना हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें। हाइड्रोलिसिस क्या होता था? रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स, है ना? अब यहां पर देखते हैं। यहां पर दो चीजें, केस 1। केस 1 आपका क्या है? ग्रुप नंबर ऑड एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑड, पहला केस। सेकंड है ग्रुप नंबर इवन एंड ऑक्सीडेशन नंबर इवन। ये इसी के अंदर, ये दोनों कैटेगरी आपकी सेम आ रही है। आ जाओ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेट्स से आपके पास है, आपके पास आ गया N2O3। N2O3 का मतलब नाइट्रोजन पे कैसा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है? 15th ग्रुप में। ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है? ऑड। क्या दिखा सबको? पीरियड ग्रुप नंबर ऑड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑड। अगर ऐसा होता है तो जब भी आप इसको पानी में डालते हो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनता है हमेशा। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड, इसका मतलब +3 वाला कौन सा है? HNO2। ये बनेगा आपके पास। इसी में आप देखोगे N2O5 प्लस वाटर अगर आपने डाला, वापस से ग्रुप नंबर ऑड 15, आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑड +5, आपके पास क्या बन गया? HNO3। आई नो आपको ये थोड़ा नया लग रहा होगा, आपने कुछ इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा ये पी ब्लॉक, बट ये तरीका ट्रस्ट मी बहुत अच्छा होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत में ऑक्सी एसिड वाली, और ये थोड़ा सा याद रखोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वापस से देखना, आप सारे लोग मेरे को मिलके बताओ, SO2 के लिए बात करते हैं। चेक SO2 के लिए, क्या इसका ग्रुप नंबर इवन है? यस, ग्रुप नंबर 16 है। क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर इवन है? यस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इस बार अगर आपने इसको पानी में डाला तो वापस से +4 वाला कौन सा एसिड होता है? इसका H2SO3। नेक्स्ट है आपके पास SO3 + H2O की बात करोगे तो ये +6 है, +6 है, ग्रुप 16 है, वापस से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4। ये बताना चाहता हूं मैं आपको, अगर ये नहीं भी याद होता तो भी बच्चे आपको ना एक अच्छा आइडिया मिल रहा है कि बनने क्या वाला है प्रोडक्ट में। जहां पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला था, उससे तो ये बहुत ही अच्छा गेस है कि आपका ऑक्सी एसिड बनेगा सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला, है कि नहीं? आपको कोई रैंडम रिएक्शन दी हुई है कि बताओ क्या होने वाला है। केस 2, इस पे तो बहुत सारी क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं एनसीईआरटी के अंदर ही।
आपको बस जज करना है कि रिएक्शन कैसा होने वाला है, क्या बनेगा, एसिड बनेगा या डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। ये डिस्प्रपोर्शनेशन वाला केस पढ़ाने जा रहा हूं। आप सिर्फ केस 2 को भी ये रट सकते हो कि ऐसा कभी होगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन का चांस बनता है। कैसे? ग्रुप नंबर ऑड, ऑक्सीडेशन नंबर इवन। अगर कभी ऐसा बन जाता है आपका कि ग्रुप नंबर ऑड है और ऑक्सीडेशन नंबर इवन है, या फिर ग्रुप नंबर इवन है एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑड है, ये दोनों ही केस में तुम्हारे पास क्या आता है? आपका डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या ये वाली बात समझ में आई? बस ये लास्ट टॉपिक है इसका जो हम पढ़ेंगे, ऐसे कि ऐसा कभी होता है तो आपका डिस्प्रपोर्शनेशन होने का चांस है। सर कैसे? आ जाओ, NO2 की बात करते हैं। NO2 में देखो ग्रुप नंबर 15, ऑक्सीडेशन नंबर +4, ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। डिस्प्रपोर्शनेट कहाँ करता है? ये तुम्हारे आसपास वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन कौन सा? HNO3 +5, HNO3 प्लस आपके पास क्या आएगा? HNO2 +3। डिस्प्रोपोर्शनेट वाली बात देखी, +4 से कहां चला गया? देखो +5 एंड +3 दिखा। आया समझ में? मुझे इतना पता है कि अगर ऐसा कभी हो गया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। 4 ऑप्शन में से मैं इतना तो जरूर कर पाऊंगा कि हाँ भाई, ये वाली रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, कम से कम 2 प्रोडक्ट आने चाहिए। ये बात तो बता सकता हूँ ना। अगर ये भी बता सकता हूँ तो मेरा 90% काम हो जाएगा। मुझे सिर्फ गेस करना है कि हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए। नहीं हो रहा डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब एक सेम ऑक्सी एसिड बनना चाहिए, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनना चाहिए। इतने से ही काम हो जाएगा। क्या आपको केस 1 केस 2 वाली बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। आज मुझे पता है आपको इसका एप्लीकेशन अभी दिखाना पड़ेगा मुझे, तो डोंट वरी अगर आपको लग रहा हो कि ये मुझे नहीं आ रहा है। आपको पहला काम होना चाहिए कि आप ये जितनी भी बात मैंने आपको सिखाई अभी तक, आप इसे याद करो। जैसे ही आपने इसको याद किया उसके बाद से आपको क्या गजब समझ में आएगा, आप ही देखते रहोगे। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी उठा सकते हैं और अब हम एनसीईआरटी को समझ भी पाएंगे। चलो जी, एनसीईआरटी में सारे लोग यहाँ पर आ जाओ। पहले तो हम इस पे आ जाते हैं। जो लोग नए हैं कि मैं कैसे एनसीईआरटी में पी ब्लॉक और वो इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, वो इधर देख सकते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस टेबल में छुपे हुए हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली पहले 2 पेज का जितना भी मटेरियल है वो छोटा सा इस टेबल में। आ जाओ, इस टेबल को देखते हैं। सारे लोग बहुत ध्यान से देखना। क्या अटोमिक नंबर डाउन द ग्रुप जा रहे? कोई डाउट है? बढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक मास डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई डाउट नहीं। यहां तक बताओ, कोई डाउट? सारे लोग देखना। नो सर। ठीक है, आ जाओ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? पहले तो आप लोग ये समझो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम वैलेंस शेल, है ना। आपके पास जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका कम होता जा रहा है, होना भी चाहिए। आप न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे उतना कम अट्रैक्शन होगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर होता रहता है। एम आई राइट? जितना दूर से निकालोगे उतना कम अट्रैक्शन लगेगा। यहां पर एक चीज आ रही है सर, लेकिन यहां पर एक अजीब सी बात हो रही है। ये देखना आपके पास, मैं तो अजीब ही है ही नहीं, मतलब आसान ही जा रहा है। देखो ये कम हो रहा है, देखा? कम हो रहा है, यस अभी सर। बढ़ गया। कम हो रहा है, अभी बढ़ गया। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, वरना कोई दिक्कत ही नहीं। डाउन द ग्रुप आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। क्या किसी को डाउट है? आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस कि इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच के निकालना, उसको आयनाइजेशन बोलते हैं। आप यहां पर देखो, बस लास्ट के 2 केस में आपका आयनाइजेशन बढ़ रहा है, वरना इस पे तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, शायद ही, शायद भी नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर नहीं आता है, फर्स्ट के ऊपर आता ही नहीं है। आप जो इस टेबल में देखो, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्या आप लोग को पुअर शील्डिंग इफेक्ट पता है? यस सर।
ठीक है, आज जिनको नहीं पता है वो लोग यहाँ पर देखो, है कि नहीं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, होगा क्या, आपके पास जो लास्ट वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेट्स से आपके पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके पीछे आपका डी वाला है, तो डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको इतना अच्छा रोक नहीं पा रहे, या फिर डी के अंदर, इसको और अच्छे समझाता हूँ। अब बोर्ड पे देखना इधर ही सारे लोग, ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ जो डीएनएफ में भी आने वाला है, तो अगर आप यहाँ समझ लोगे तो फिर मैं वहां नहीं समझाऊंगा, और मैं वैसे इसको साल भर पहले जिन लोग को मैंने पढ़ाया उनको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, वापस से देखना, ठीक है, ये आपको डीएनएफ में बहुत फायदा देगा। सारे लोग देखना, मैं साइज के ऑर्डर की बात करने जा रहा हूं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे लोग देखना बहुत ध्यान से, ठीक है, मैं पूरा टॉपिक ही रिपीट कर रहा हूं। आपके पास किसी भी एटम के अंदर दो टाइप की फोर्स होती है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सी दो फोर्स होती है? पहली चीज तो इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होता है, और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको रिपल्शन देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना? सारे लोग बताओ भाई, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या होगा कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं, ये जो रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन को ही हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। इस रिपल्शन को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, रिपल्शन को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आप ऐसे समझ सकते हो कि न्यूक्लियर पुल को ये शील्ड करते हैं। शील्ड करने का मतलब क्या है कि आपको जितना अट्रैक्शन यहाँ लगना चाहिए था उतना अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा है, थोड़ा अट्रैक्शन कम लग रहा है बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इनकी रिपल्शन की वजह से जो भी अट्रैक्शन उस पर पहुंच रहा है वो थोड़ा कम पहुंच रहा है। क्या यहां तक सारे लोग बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप समझना, जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट की कौन सबसे ज्यादा रिपल्शन देता है, तो एस वाला बहुत ज्यादा शील्ड करता है, फिर तुम्हारा पी वाला, फिर तुम्हारा डी, फिर तुम्हारा एफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर एस ऑर्बिटल लगा हुआ है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के ऊपर एस है, ये देखना, इस न्यूक्लियस के ऊपर एस। क्या ये वाली बात समझ में? न्यूक्लियर के ऊपर एस है। अब इस न्यूक्लियस से इमेजिन न्यूक्लियस एज अ हॉट बॉल, बहुत ही ज्यादा गर्म सी बॉल है, और इस गर्म बॉल से ना हीट फ्लो हो रही है बाहर। अगर बाहर की तरफ हीट फ्लो होगा तो होगा क्या कि आपका हीट पूरा का पूरा ऐसे बाहर फैलने की कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि आपने इसको पूरी तरीके से ऐसे जैकेट में बंद कर दिया है, तो जैकेट में बंद कर दिया तो न्यूक्लियर पुल, वो जो हॉट, वो जो हीट है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसको बोल रहे हैं शील्डिंग की। एस जो है तुम्हारा सब शेल, वो पूरा गोला होता है, वो इस तरीके से रोक लेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस सर। है ना? ये बॉल वाली बात क्लियर हुई कि न्यूक्लियस इज अ हॉट बॉल, उससे हीट निकल रही है। हीट कैन बी अंडरस्टूड एज न्यूक्लियर पुल। वो न्यूक्लियर पुल आपका बाहर नहीं जा पा रहा है इससे, बिकॉज ऑफ इट शेप। पी के कंपैरिजन में देखोगे तो पी वाला भी काफी रोकेगा न्यूक्लियर पुल को, डी वाला बहुत खराब करता है, और एफ वाला भी बहुत खराब करता है। इन दोनों के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, हम बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जो न्यूक्लियस का जो पुल है, अगर आपने यहाँ पर डी रख दिया, यहाँ पर एफ रख दिया, उसको चीर के आगे चला जाएगा। क्या ये बात समझ में? उसको ऐसे बिल्कुल फाड़ते हुए आगे चला जाएगा, दैट इज की न्यूक्लियर पुल बाहर तक पहुंच जाएगा। यस। ये शील्डिंग इफेक्ट की बात है, और इस पे अब बहुत सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। मैं डी ब्लॉक के हिसाब से समझा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझना सारे लोग, ठीक। यहां पर आपके पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल के बाद ये आपका फोर्थ शेल है। यहां पर आपके पास 4s होगा, यहां पर आपके पास 3d होगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप कैल्शियम तक जब आए, तो कैल्शियम तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 हो चुका है। जैसे ही आप स्कैंडियम में आओगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1 4s2, कि आपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डाला। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला होगा, यहां पर प्रोटॉन बढ़ गया होगा, और जो ये प्रोटॉन है अब ना, ये जो पुल करेगा
तो ये ज्यादा पुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डी इलेक्ट्रॉन है, क्या इसकी वजह से कोई रिपल्शन हो पा रहा है? नहीं। इसका जो प्रोटॉन की वजह से एक्स्ट्रा पुल क्रिएट हुआ, आप जितना प्रोटॉन न्यूक्लियस में डालोगे उतना ज्यादा पुल क्रिएट होता जाएगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन डालोगे तो और बढ़ेगा, 3 डालोगे और बढ़ेगा, 4 डालोगे और बढ़ेगा, न्यूक्लियर पुल बढ़ता चला जाएगा। अब क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियर पुल बढ़ता चला जाएगा, आप स्कैंडियम पे आए, तो स्कैंडियम पे तो सर समझ में आ रहा है 3d14s2। आप जैसे टाइटेनियम पे गए, अब हो गया 3d24s2। वापस से आप इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर रहे हो, प्रोटॉन भी ऐड कर रहे हो। इन प्रोटॉन के पुल को कोई रोक नहीं पा रहा है। ये प्रोटॉन का जो पुल है वो डायरेक्ट जाके एस की ऐसे गर्दन पकड़ लेता है बाहर तक। न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा। ये क्या हो गया? क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? हाँ या ना? यस है ना? ओके, एक सेकेंड। पक्का यहां तक समझ में आया या झूठ बोलो तुम लोग? नो सर, आ गया। ओके ओके, हाँ जी। लोना आई है? लोना, लोना नहीं दिखी मुझे। यस सर। ठीक है ठीक है। लोना, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चे? नो सर, आ गया फिनिश। ओके ठीक है। तो आपके पास क्या है, जो आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो वैसे वैसे प्रोटॉन आते जा रहे हैं। इन प्रोटॉन का जो पुल है वो डायरेक्ट 4s तक पहुंच रहा है। ऐसे रस्सी है और वो और टाइट खिंचती जा रही है, ऐसे गले पे फंदा है एस वाले के, और जितनी बार आप इलेक्ट्रॉन डालते हो और वो खींच लेता है और खींच लेता है, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 3D। इसको न्यूक्लियर पुल को रोकना चाहिए, ये किसी काम का ही नहीं है। न्यूक्लियर पुल रुक ही नहीं रहा। न्यूक्लियर पुल पूरा का पूरा सीधे सीधे जाके 4s पे लग रहा है। आई बात समझ में? तो होता क्या है, जो साइज का ऑर्डर आता है, वो साइज का ऑर्डर कुछ इस तरीके से चलता है। जब आप इधर Z को मार्क करते हैं, हम Z मींस न्यू, वो आपका एटॉमिक नंबर, और इधर हम साइज को मार्क करते हैं। और ये जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से, जैसे आप जाते रहते जाते रहते जाते रहते जाते रहते, Fe तक हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप Fe तक आ जाओगे तो आपका सीधे सीधे न्यूक्लियर पुल बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता जाएगा। क्या ये वाली बात फील हुई? टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम आपके पास 3d5 4s1। याद आया होगा इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज के साथ करोगे 3d5 4s2। आपको दिखा, आपके पास प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं और डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट ये डी के इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियर पुल उसको रोक नहीं पा रहे। रोक नहीं पा रहे तो अट्रैक्शन सारा 4s पे लग रहा है, वो खींच के छोटा करता जा रहा है साइज को। इसीलिए पहले तो आपका आयरन तक, ये याद रखना, आयरन तक साइज डिक्रीज ही करता रहता है। फिर क्या होता है, जब आपके पास, अब देखो ना, अब आप 3d6 तक आ गए हो, 3d5 3d6 तक आ गए हो। धीमे 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 आपके पास क्या होता है कि ये जो एस डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये डी के इलेक्ट्रॉन्स ना ऐसे धक्का देना शुरू कर देते हैं 4s को। दिखा आपको? जैसे जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, अब वो रिपल्शन क्रिएट करना शुरू करेंगे 4s वाले इलेक्ट्रॉन पे, इनको धक्का देना शुरू करेंगे। जैसे जैसे इनको धक्का देना शुरू करेंगे, अब तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने लगा। आपका जो साइज होता है, साइज डिपेंड्स ऑन जेड इफेक्टिव। क्या ये बात याद है आप लोगों को? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल। इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल वाज कि जेड माइनस सिग्मा। जेड इज कि न्यूक्लियर पुल कितना है, एंड सिग्मा इज कि तुम्हारा रिपल्शन कितना है। इन दोनों को अकाउंट करते हुए जो न्यूक्लियर पुल आता है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप यहां पर आए, तो हो क्या रहा है कि अभी ना जेड और सिग्मा दोनों बैलेंस आउट हो रहे हैं। देखो, जितना ज्यादा वो न्यूक्लियर पुल आ रहा है उतना ज्यादा अब रिपल्शन बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि डी लगभग लगभग भरने लगा है। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें लोगों को डाउट आता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। क्या ये वाली बात क्लियर हो कि यहाँ पर क्यों सीधी लाइन आ रही है कि बेटा जितना आपका न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है उतना रिपल्शन भी बढ़ रहा है। अब रिपल्शन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डी लगभग लगभग भरने लगा, इलेक्ट्रॉन काफी होने लगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन काफी होंगे तो अब ये 4s पे धक्का देना शुरू कर सकते हैं। एम आई क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. इस रीजन पे Z माइनस सिग्मा लगभग लगभग आपका कांस्टेंट रहता है। अब देखना लास्ट में आपके पास क्या होगा, कॉपर एंड जिंक में यहाँ पर D10 हो जाता है। अब D10 तुम्हारा कंप्लीटली फिल्ड है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है, अब ना ये बहुत ज्यादा रिपल्शन देता है ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब ना वापस से क्या होता है, जो Z माइनस सिग्मा, इस बार सिग्मा बढ़ जाता है। सिग्मा बढ़ जाता है, ऐसे साइज फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। ये साइज का ऑर्डर रहता है। ठीक है, ये साइज का ऑर्डर रहता है इन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बार फिर से बता देता हूं, शुरुआत में साइज आपका कम होता रहता है आयरन तक। क्यों? क्योंकि आपका जो जेड है वो जेड बढ़ता रहता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग की वजह से आपका ये सारा का सारा पुल 4s तक पहुंचता है। फिर जैसे जैसे आपका 3D आधे से ज्यादा भर जाता है, अब ये हल्का फुल्का रिपल्शन करना शुरू करता है। तो जब आप जेड बढ़ा रहे हो तो साथ ही साथ रिपल्शन भी बढ़ रहा है, दैट इज सिग्मा भी बढ़ रहा है। तो अब ये क्या होगा, अब ये थोड़ा ऐसे रहेगा, FeCO और Ni। बहुत ही फेमस ट्रायड है ये, बहुत ही फेमस है FeCO और Ni का। इनका साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा कि वापस से कॉपर एंड जिंक में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार सिग्मा बढ़ रहा है वापस से। अब ना डी पूरा भर गया है। अब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को काफी रिपल्शन देगा। क्या ये वाला ग्राफ सबको समझ में आया? क्या शील्डिंग इफेक्ट वाली बात समझ में आई? हाँ जी सताक्षी। सताक्षी, Yes, sir. ठीक है। नम्रता, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. चलो जी, पक्का आप लोग इसको देख सकते हो, 2 मिनट ले सकते हो। अब इस बात को समझ सकते हैं कि हम कि एक्चुअल में हो क्या रहा है भाई। ठीक है, अब बताएं क्या हो रहा है। जब आप लास्ट तक पहुंचते हो, अगर आपको कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती हुई नजर आए, तो ये समझ लेना दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग, कि जो अंदर के डी हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पा रहे। क्या ये बात समझ में आया? अभी आपको समझ में आया पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है? क्या सार्थक पुअर शील्डिंग वाली बात क्लियर है बच्चे, बिल्कुल डिटेल Yes, में? sir. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अगर कभी कोई पूछे कि एकदम से कैसे आपके पास डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ तक तो कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि आपका बिस्मथ में या इन सब में आपका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो न्यूक्लियर पुल बाहर तक जाएगा। न्यूक्लियर पुल बाहर जाएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो अब अल्टीमेटली एनर्जी ज्यादा लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालने में। ठीक है, तो इसलिए कई बार इन द लास्ट एलिमेंट में ये प्रॉब्लम आती है। सारे लोग यहां तक देख लो। समीर, कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बताओ। हाँ समीर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है समीर, तुमने पुराने वाले लेक्चर सारे देख लिए? ये सर देख ली। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, जब भी तुम फ्री हो या तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े, मैं तुम्हारे लिए पर्सनल डाउट सेशन एक क्रिएट कर दूंगा। ठीक है? ये सर। ठीक है, चलो जी। आ जाओ जी, तुम्हारे पास क्या यहाँ पर, यहाँ तक देखो क्या कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक देखो, सबको क्लियर होगा ये सारी वैल्यूज तक? आर वी क्लियर यहाँ तक इस टेबल में? देयर इज नो Yes, sir. क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपका कि अगर आपके पास दो चीजें बॉन्डेड सिचुएशन में है। बॉन्डेड सिचुएशन का मतलब ऐसे, तो अगर एक ज्यादा खींचेगा, अगर एक ज्यादा खींचेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड जो करती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, कि न्यूक्लियस कितना खींचता है, इस बात पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा आपका साइज बढ़ेगा उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता था। साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता था। और हम ये भी पढ़ते थे कि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। मींस कि आप मेटल से नॉन मेटल जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। क्या ये बात समझ में आया? तो नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, कम होना चाहिए, कम हो रहा है।
बट आ रहा है सर, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इन दोनों को लगभग बराबर क्यों है? क्या अभी तुम मुझे बता सकते हो इसका आंसर 1.9 क्यों है? कोई बता सकता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? अभी मैंने आपको बहुत देर तक समझाया कि ये एकदम से ये 1.9 एक साथ लगभग लगभग बराबर क्यों है। आपको याद आया अभी कि मैंने पुअर शील्डिंग बताया था? तो पुअर शील्डिंग से न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ रहा है, तो इस बार कम होना चाहिए था पर कम हुआ नहीं बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। दिखा? क्या ये वाली बात समझ में आई? भाई न्यूक्लियर पुल सारा का सारा बाहर पहुंच रहा है, अगर न्यूक्लियर पुल सारा का सारा बाहर पहुंच रहा है तो भाई वो चीज कहीं ना कहीं तो दिखेगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दिख रही है। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चे जो पूछा जाता है। प्लीज एवरीवन अपना स्टिकी नोट लेके इसके ऊपर चिपकाओ और चिपकाने के बाद ये लगाओ। पहला पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इस ग्रुप नंबर 15 से। जरा सा भी डाउट आप पूछे मुझसे। सर तुम ये कह रहे हो कि पुअर शील्डिंग एफबी का होगा? पुअर शील्डिंग किसका होगा? एफबी का। एफ ई का? सर एफबी। अच्छा एस बी, एस बी नहीं नहीं बच्चे। पुअर शील्डिंग जो बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, बिस्मथ जब आता है तो आप ऐसे देखो ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे आती है। नप, अस, सब, बी। ये आपका सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। जब इस सिक्स पीरियड में आया होगा तो इसका 4F का पुअर शील्डिंग लग रहा है इसके ऊपर। देखा? जब यहां तक था ना, यहां तक तो एस पी चल रहा है, यहां तक भी एस पी चल रहा है, यहाँ पर डी आया, 3D, यहाँ पे 4D, यहाँ पे 5D और 4F पहली बार आया। एफ पहली बार आया इसके अंदर, देखा बिस्मत में? तो एफ जब पहली बार आया तो 14 आपने प्रोटॉन तो ऐड कर दिए न्यूक्लियस में, पर इस 14 प्रोटॉन के पुल को कोई रोक नहीं पा रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट ये 14 प्रोटॉन जो एफ के वो सीधे के सीधे बाहर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के घसीट रहा है। आया समझ में? यस सर। चलो जी, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डाउट? भाई सारे लोग डाउट हो तो पूछो बच्चों, बिना पूछे काम नहीं चलेगा। ठीक है? किसी को डाउट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? कोवेलेंट रेडियस में आई डोंट थिंक कोई डाउट है, नीचे जाते हुए बढ़ेगा। ठीक है? यहाँ पर आयनिक रेडियस में भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी का है। ये कैटायनिक रेडियस लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये वाले एनायनिक रेडियस लिखे हुए हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है? ज्यादा कंपैरिजन नहीं किया जाएगा बिकॉज दोनों डिफरेंट टाइप की चीज है, ये एनायन है और ये कैटायन है। देखा? बताओ भाई, कोई डाउट यहाँ तक? नो। ठीक है, कोवलेंट रेडियस आयनिक रेडियस हो गया। अब हम इसके मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है? डेंसिटी पे तो एज सच कोई खास क्वेश्चन नहीं है, एक कैटिनेशन है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आओ जी, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में पहले तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बेटर चीज है, और बॉइलिंग पॉइंट मास पे डिपेंड करता है। ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है मास पर डिपेंड करता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, दिस इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है? अब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस से कैसे? सर इसका अट्रैक्टिव फोर्स कम है क्या, इसका ज्यादा है क्या, यहाँ पर कैसे बताएं? तो आप ये याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स की बात है, थोड़ा बहुत इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये दोनों मेटल है, तो मेटल में लैटिस वाली बात होगी। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो सबका लैटिस किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा, तो ये इन सब बातों पे डिपेंड करता है। आप बस मास वाली बात याद रखो। तो डाउन द ग्रुप आपका बढ़ रहा है, सिर्फ आपका बिस्मथ का एसबी से कम है, ये वाली चीज लिखनी है ऑर्डर। ये पहला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे आप, नाइट्रोजन मेल्टिंग पॉइंट इन सबका, तो ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। नाइट्रोजन का सबसे कम है, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होता है। आर्सेनिक ई का मतलब समझना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ई लिखा होगा, ये देखो, ग्रे अल्फा फॉर्म एट 38.6 ATM। क्या आपको ग्रे अल्फा फॉर्म देखना है? Yes, sir. अभी दिखाता हूँ, आप यहाँ तक रीड करके देखो। तुम लोग पहला पेज रीड करो सारे लोग।
आप लोग करो, वहां तक रीड करो पहला वाला। यहाँ तक रीड करना आप लोग एनसीईआरटी को, जहां तक मैंने आपको बताया। ये रहा बच्चे, ये रहा। देखो डायमंड स्ट्रक्चर होता है, दिखा दिखा आप लोगों को? ये जो अल्फा फॉर्म है ऑफ टिन, ये ग्रे टिन जो है डायमंड स्ट्रक्चर बनाता है। तो डायमंड टाइप स्ट्रक्चर, आपको पता है डायमंड इज वेरी वेल कनेक्टेड। जैसे डायमंड कनेक्टेड होता है वैसे ये भी कनेक्टेड होता है। इस वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लॉजिक या एक्सेप्शनल केस आ गया है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, बात पूरी ये है कि टिन बहुत ही तगड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा है। जब भी नेटवर्क स्ट्रक्चर बनते हैं तो हमेशा स्ट्रेंथ आ जाती है। आई बस, और स्ट्रेंथ आएगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा। क्या किसी को डाउट है इस बात में? ठीक है, मैंने आपको रीजन बता दिया कि आपका आर्सेनिक तक बढ़ा, फिर आर्सेनिक से कम हो गया। ठीक, पर ऑर्डर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आएगा कि आर्सेनिक, SbBi, फिर फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? ये याद रहेंगे। एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज कैटिनेशन? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कैटिनेशन? हाँ जी, व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज द टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। अपने ही एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन ग्रुप 14 में सबसे ज्यादा किसका होता है? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ऐसे करके चलता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप 15 में अगर आप देखोगे तो ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा कैटिनेशन फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का, फिर आर्सेनिक का, फिर Sb और फिर Bi। अब बात आता है सर ऐसा क्यों हो रहा है कि फास्फोरस के साथ आ रहा है? बच्चे नाइट्रोजन तो आपका ट्रिपल बॉन्ड के अलावा तो कुछ बनाने की कोशिश ही नहीं करता है। आपको बनाएगा भी तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा, और क्या करेगा? फास्फोरस 3 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ एक और दिक्कत है, लोन पेयर रिपल्शन। याद है क्या आपको? केमिकल बॉन्डिंग, आज रिवीजन लगेगा सबका, होमवर्क है फिर से। केमिकल बॉन्डिंग आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो फिर से एक और बार पढ़ के देखना। यहाँ पर देख लो, क्या ये वाली बात समझ में आई कि लोन पेयर रिपल्शन होंगे, लोन पेयर रिपल्शन होंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। आपको मैंने एक और चीज सिखाई थी बेटा, कि लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ सेकेंड पीरियड में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज छोटा होता है। एटम का साइज छोटा है तो पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होता है। फास्फोरस में देखा भी नहीं जाएगा। यहां पर एक और चीज मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ाई थी। मैंने ये पढ़ाया था, डायगोनल रिलेशनशिप सुना है सबने? क्या डायगोनल रिलेशनशिप किसी ने सुना है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। एनसीईआरटी में यहां तक है कि लिथियम को बेरिलियम इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। क्या ये बात समझ में आई? ये वाला भी किया जाएगा। ओके, पहले यहां तक बताओ, क्या जरा सा भी डाउट है क्या किसी को? ठीक, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपने सारे नोट डाउन करने। आप भी नोट डाउन करके आपको आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने केमिकल प्रॉपर्टी से ऊपर तक सारा रीड करना है।
फिर यहाँ पर एक दो लाइनें और है, पूरा एनसीईआरटी में ये 3 पेज आपने रीड करने हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से जस्ट ऊपर तक। ठीक है, शुरू हो जाओ, चक दे फड्डे। जैसे ही हो जाए आप लोग बताना मुझे। सर हाँ जी। सर 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों दी है? 3 इसलिए ऐसे ही दी हुई है, वो दिखाना चाहते हैं कुछ कुछ। सर मतलब बता, कैसे आई वो? 3 कैसे आई? 3 तो ऐसे आई ना कि तुम्हारा नाइट्रोजन से पहला निकला, फिर दूसरा नाइट्रोजन में 2p3 होता है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल तो सकते हैं पी में से, यस सर। और पहला निकालना सबसे ज्यादा आसान होगा। हर बार सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ती रहती है ना, ये हर बार इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो जी। हाँ भाई, बाकी सारे लोग रीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Yes, sir.
हाँ भाई ख्याति, रीड किया? ख्याति, Yes, sir. यहाँ तक हो गया? कोई डाउट? Next, sir. चले आगे? Yes, Yes. sir. चलो जी। हाँ भाई, सताक्षी कोई दिक्कत? नम्रता बच्चे? समीर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ओके। यहाँ पर क्या लिखा है? There is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from only a small increase in is observed. This is due to the presence of completely filled DNF in heavier. देख रहे हैं, आपको वापस से पुअर शील्डिंग इफेक्ट की बात है, इसलिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट समझना बहुत जरूरी था हमारे लिए। आ जाओ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आप लोगों ने नोटिस किया? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? देखा क्या? कौन बता रहा है भाई? एक बहुत बढ़िया लाइन मैंने हाईलाइट भी कर रखी है। एक एलिमेंट है जो एलोट्रोप नहीं बनाता, उसके अलावा सारे के सारे बनाते हैं। नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको छोटी सी बात लग रही होगी, बट ये क्वेश्चन ही आता है पूरा का पूरा। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म आपका या शो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब समझते हो? मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। क्लियर? एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने को एलोट्रोपी बोलते हैं। चलो जी, आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझने लायक चीज है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी लिखा है, यस, है ना? मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, नाइट्रोजन का पूरा रेंज लिख दिया मैंने। अगर आप नाइट्रोजन देखो तो नाइट्रोजन -3 में भी एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन -2 में भी करता है, -1 में भी करता है, 0 में भी करता है, +1 में भी करता है, +2 में भी करता है, 3, 4, 5, 6, 5 6 तक, 5 कह रहा हूँ। -3 से +5। अगर आपको रिडॉक्स याद है तो रिडॉक्स में निकालना सिखाया था कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेटस की कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है टू कंप्लीट ऑक्टेट, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेटस की कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पांचों लूज कर दिया तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और अगर 3 गेन कर लिया तो -3। इसके बीच में इसका कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, इसके बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसको इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3, +3 एंड +5। ये इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एंड ये फेयरली ऑब्वियस भी है। आप देखो, NH3 बनाता है, PH3 बनाता है, ठीक है, उसके बाद आपका HNO2 हो गया, HNO3 हो गया, H2SO, H3PO4 हो गया। ये सारे के सारे देखो +5 तक जाने का टेंडेंसी शो करते हैं सारे के सारे। ठीक है, आपके पास एक ऐसे भी आता है, एक H3ASO4 भी आता है, आपका आर्सेनिक एसिड भी होता है। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास है +5 में। तो -3, +3 एंड +5 इसके मेजर स्टेट्स हैं। द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये वाली बात समझते हैं। वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप नाइट्रोजन से फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi जाते हो, अब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपको क्या, आप लोग को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज याद है? कॉमन कॉमन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज याद Yes, है कि sir. नहीं याद है ना? चलो जी, बाकी लोग को नहीं याद है, सुनो। देखिए, आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन इज 2.1, ठीक है, लिथियम इज गोइंग टू बी 1, बेरिलियम इज 1.5, बोरॉन इज 2, कार्बन इज 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4, और क्लोरीन का होता है अगेन 3। अगर इस हिसाब से देखो, और यहाँ पर एक और भी चीज आपको ये भी कर, सोडियम इज 0.9, मैग्नीशियम इज 1.2, एल्यूमिनियम इज 1.5, फास्फोरस इज 2.2, और आपका सल्फर इज 2.6, एंड क्लोरीन 3। वही चीज, अरे यहाँ पे सिलिकॉन इज 1.8, एंड फास्फोरस इज 2.2, एंड सल्फर इज 2.6। अगर आप यहाँ पर देखो तो धीमे धीमे नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जा रही है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो नीचे के जो है वो इतना खींच ही नहीं पाएंगे कि -3 तक जा पाए। क्या ये बात समझ में? सिंपल सा रीजन है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सी बात है। नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कम है। मेटल या एलिमेंट खींचना ही नहीं चाहता है, एलिमेंट खींच ही नहीं रहा। अगर खींच ही नहीं रहा तो -3 में जाएगा ही नहीं। क्या टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर। इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर, अगेन वही वाली बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कम हो गया। अब उसका खींचने का जो टेंडेंसी वही कम हो गया, वो खींच ही नहीं रहा तो -3 में जाएगा क्यों? क्या ये वाली बात समझ में आ रही? क्या ये वाली लाइन सबको क्लियर है? In fact, the member of the group bismuth hardly forms any compound in -3 oxidation state. The stability of +5 state decrease down the group. इसको समझते हैं। पहले यहां तक बताओ, क्या मैं एक एक लाइन बता रहा हूं, क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो जी आ जाओ। अगर ये वाली बात है तो इसको हम आगे देखेंगे। हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ध्यान से समझना सारे लोग। जो पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं वो समझते हैं। देखना तो हमारे पास क्या होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या है, नाइट्रोजन से फास्फोरस नप अस सब बी, ऐसे करके मैंने याद रखा हुआ है। ऐसे जा रहे हो और आपके पास ये जितना भी है, आपके पास ये आएगा 2s2 and 2p3, ये आ रहा है 3s2 and 3p3, ये आएगा आपके पास 4s2 3d10 and 4p3, ये आएगा आपके पास 5s2 4d10 and 5p3, एंड लास्ट है आपका 6s2 4f14 5d10 एंड 6p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होगा। आप हटा दो, आप बीच वाला हटा दो। आपका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हो 4p3 5p3 एंड 6p3। क्या ये वाली बात समझ में आई? अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे Z बढ़ रहा है। Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या ये बात सही है कि नहीं है? जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो ये जो S की आप बात करो, इस S को बहुत ध्यान से देखना। S इज ऑलवेज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। मतलब अगर आपके पास किसी भी शेल में 4, अगर आपके पास है S है, P है, D है, F है, किसी भी टाइम पे आपके पास 4 सब शेल है, तो इन चारों सब शेल में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट कौन सा होता है? S, क्योंकि S कुछ इस तरीके का होता है। P जो होता है, P आपके पास कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। जो D होता है, D आपके पास और भी बड़ा होता है जी, D और भी बड़ा होता है, ऐसे करके होता है। आपको दिख रहा है? तो S सबसे क्लोज हुआ न्यूक्लियस से, तो S में जो अट्रैक्शन लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, P में उससे कम लगता है और D में उससे कम लगता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अब सर ऐसा कैसे हो रहा है? बेटा न्यूक्लियस से जितना भी डिस्टेंस होगा, जितना पास होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ये जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, S वाले इलेक्ट्रॉन, ये बताए कैसे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में? ये बॉन्डिंग में इस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, नाइट्रोजन के अलावा इनके पास D होता है खाली। तो अगर इनके पास एक और वेकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन ना यहां से 3s से जंप करता है इसमें। अब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 5 बॉन्ड बना सकता है। अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 जा सकता है। बट जैसे जैसे आप नीचे जाओगे न्यूक्लियस का पुल बढ़ता जा रहा है ऑन दीज S इलेक्ट्रॉन। और अब ये S इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि जरा हम बाहर चले जाएं क्या? और वो बोलते हैं थप्पड़ मारा है, कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहो। ठीक है, ये वाली चीज है। ये जितने भी S के इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे के सारे पे पुल इतना ज्यादा लगता है कि अब इन S को ना ये इनर्ट कर देता है। इनर्ट का मतलब अब ये किसी भी टाइप की रिएक्शन में या किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या बिल्कुल दिलो जान तक ये बात क्लियर हुई कि कैसे हो रहा है ना? कि उनपे
पुल बहुत ज्यादा लग रहा है कि जरा सा भी वो उछलने कूदने की कोशिश करेंगे, आगे पीछे जाने की कोशिश करेंगे, उनको पूरा न्यूक्लियस ने ऐसे जकड़ रखा है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऊपर तो +5 था, यहां तक जाते जाते आपका +3 मेजर हो जाता है। ये +3 में ही शो करता है मैक्सिमम। ये वाले में अगर आप देखोगे तो ये +5 +3 दोनों करेगा, ये भी +5 +3 दोनों करेगा, ये भी फास्फोरस भी करता है, बट जाते जाते नीचे जाते हुए स्टेबल कौन सा ज्यादा होता है? +3 ज्यादा स्टेबल होता है। ये नाइट्रोजन फैमिली में भी होता है, ये ऑक्सीजन फैमिली में भी होता है, ये इवन कार्बन फैमिली में भी होता है, और ये एल्यूमिनियम से पहले बोरॉन फैमिली में भी होता है। ये पूरा पी ब्लॉक में आप मान सकते हो कि ये चीज होता है कि ये पहले आपका +3 में था, नीचे जाते हुए +1। इस बार का तो नीट का क्वेश्चन भी है +1 वाला, ठीक है। कार्बन का +4 से आपका +2। देख रहे हैं आपको इनर्ट पेयर, पेयर का मतलब दो है, जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से हो रहा है, इसीलिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क पड़ रहा है, इसीलिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इधर आप देखोगे, क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? Yes, sir. किसी को भी डाउट है यहाँ तक? क्या जरा सा भी डाउट है इस वाली लाइन पे? ठीक है, ये वाली चीज, द स्टेबिलिटी ऑफ बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन माइनस 3, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड ऑफ कंपाउंड इज BiF5। स्टेबिलिटी की बात कर रहा सर, एक जगह तो आप बोल रहे हो कि आपका ये बना नहीं सकता या बनाने पे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ ये लोग लिख रहे हैं कि BiF5 बनता है। तो बच्चे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और ये वाली बात समझोगे तो आपको कभी एक्सेप्शन नहीं लगेगा कोई। देखो जी, आपको क्या होता है, जो बिस्मथ है, बिस्मथ में आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट करने में एनर्जी लगा होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन वाली बात समझ में आ रही है? आपने यहां पर एनर्जी दिया और उसको कुदा के यहां तक ले गए, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तुम लोग तो सो गए यार। कोई बात नहीं बेटा, इनऑर्गेनिक Yes, sir, इतनी आ भी रहा है. खराब नहीं है। या ऑर्गेनिक खराब है ना? ऑर्गेनिक कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक। मजा नहीं आ रहा ना? हाँ बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Average. एवरेज? एवरेज मैथ थोड़ी पढ़ रहे बेटा, मैं तो पूछ रहा हूँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप एवरेज बता रहे हो, बताओ। अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो। ठीक है सर। ठीक है, और क्या इतना वैसे तो मेरे को तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को तो इनऑर्गेनिक वैसे ही अच्छा लगता है, तो मुझे तो चलो मजा आ ही रही है। आप लोग के लिए थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन, और कोई बात नहीं, मैं इसीलिए इनऑर्गेनिक पूरा ही चाहता हूँ कि जितना भी है आपको दोबारा देखने में ना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। कोई बात नहीं, और तुम लोग बताओ, 2 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, नो वरीज। आप बताइए की चलता पे है? आ जाओ, आ जाओ जी। तुम्हारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली बात ये रहा, इनर्ट पेयर ये वाली चीज हो गई। BiF5 के साथ जो हम बात करते हैं सर, BiF5 कैसे बन रहा है? तो बिस्मथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जब आप एक्साइट करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में एनर्जी लग रही है, और जब आप इसको फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कराओगे तो आपका एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर अल्टीमेटली एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाने में, तो आपका वो काम हो जाएगा। बट मान लो आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन बाहर पहुंचाने में आपका एनर्जी लग रहा है 500, और बॉन्डिंग होने के बाद जो एनर्जी निकल रहा है वो रहा है 300, तो ये तो बेकार चीज हो गया कि आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया, रिटर्न तो कुछ आया ही नहीं। ये तो इन्वेस्टमेंट है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे कुदाया जाता है ये इन्वेस्टमेंट है, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन और आगे किया, अनपेयर किया, अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो ये रिटर्न क्या होगा, जब बॉन्डिंग प्रोसेस होगा तो ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बट हर बार ऐसा नहीं होता, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन जब जाके चिपकेगा तो बिल्कुल ऐसे जोंक की तरह जाके घुस जाएगा उसके अंदर,
घुस जाएगा तो बहुत बढ़िया बॉन्ड बनाएगा, इसलिए सिर्फ फ्लोरीन के साथ पॉसिबल हो पाता है। एंड लेट मी गिव यू एक और बढ़िया बहुत प्यारी सी बात। बच्चे, फ्लोरीन छोटा होता है कि नहीं होता है? आपने एक बड़ी सी बॉल के ऊपर छोटे छोटे 4-5 चींटियां लगा दी, चल जाएगा। बट आप इसके साथ कोई और बड़ा एटम लेके जाओगे कि Bi के साथ क्लोरीन लगा दूं 5, पॉसिबल नहीं। क्लोरीन इज बिग। क्लोरीन अगर बड़ा है तो वो ना ऊपर सेट ही नहीं हो पाएगा, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को धक्का देगा, धक्का देगा, सारे के सारे क्लोरीन एक जगह एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज है। जब भी आप किसी के अबाउट कुछ लगाना शुरू करोगे तो कोई लिमिट होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप बस चिपकाए जा रहे हो उसमें चीजें। और वो चीज किस पे डिपेंड करती है कि सराउंडिंग एटम का साइज क्या है। अगर सराउंडिंग एटम का साइज छोटा है तो चिपकाना आसान होगा, बड़ा है तो मुश्किल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए फ्लोरीन के साथ ही ये सब प्रॉब्लम्स दिखेंगी आपको। आ जाओ। The stability of +5 oxidation state decreases in stable inert phase down the groove. Nitrogen exhibit +1, +2, +4 oxidation state also when it reacts with oxygen. Phosphorus shows +1 and +4 oxidation in some oxo acids. ठीक है। In case of nitrogen, all oxidation state of +1 tend to disproportionate in acid. Very important. And let me show you इसका reaction. ये देखो, आपके पास क्या है? ये आपके पास +3 है, ये +3 आपके पास, और ये +3 को अगर आप लेके चलोगे तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन डिस्प्रपोर्शनेट। +3 किस में जा रहा है? +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कम भी हो रहा है, +3 से +2 में जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये एसिडिक सोल्यूशन में बात कर रहा है, एसिडिक सोल्यूशन में। इवन बेसिक में भी डिस्प्रपोर्शनेट करता है। ठीक है। अभी आप बोलो सर आपने तो बोला था पानी में, तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं है ना, ये एसिड सोल्यूशन की बात कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एसिड सोल्यूशन में लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन देखना। इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू +5 एंड -3 इन बोथ अल्कली एंड एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। छोटी सी बात है, आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आपके पास क्या है, आपके पास है H3PO2 ले लिया आपने, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। अगर आपने इसको उसमें कर दिया NH3, मतलब इसको आपने किसी अल्कली वाले इसमें डिस्प्रपोर्शनेट करने डाल दिया, तो सीधे आप इसको H3PO4 लिख सकते हो एंड PH3 लिख सकते हो। देखो कैसे पता, इसमें इन वर्ड्स लिखा है बट है ये केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक ये वाली लाइन, ठीक है, और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। However, +3 oxidation state in case of antimony becomes increasingly stable due to the with respect to disproportionation। वो कह रहे कि अब +3 डालोगे तो अब वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होते। ठीक। Nitrogen is restricted to a maximum covalency of 4 since only 4 orbitals are available. The higher elements have vacant d। आपके पास और बना सकता है। इस पॉइंट को यहां तक समझ के इसको यहाँ पे ये वाला पार्ट तक खत्म करते हैं। देखना, ठीक है। इसके बाद वाले बहुत आसान हो जाएंगे, इसका रीडिंग करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली में बहुत टाइम लगता है, फिर आसान हो जाती हैं चीजें। आपके पास क्या है? नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास जगह नहीं है, वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे 4? ये 3 कोवलेंट, 1 2 3, ये कोवलेंट बना रहा है, और ये वाला आपके पास क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस के साथ देखोगे, फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे फेंकेगा, फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन आगे फेंकेगा, और इस तरीके से ये अब 5 बॉन्ड बना सकता है। देखा? क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस हाँ सर। जी। ठीक है, चलो जी। तो फास्फोरस के बारे में ये, और नाइट्रोजन के बारे में इस तरीके से लिखा हुआ है। ये वाला हेवियर एलिमेंट वेकेंट डी ऑर्बिटल कोवेलेंसी वाली बात आज बच्चे केमिकल बॉन्डिंग जरूर से रिवाइज करना। यहां तक देखो, कोई डाउट है इसमें? पता है मैं बॉन्डिंग में सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। इशिका, आपको दिख रहा होगा ये सब, याद है? ये देखो यस। मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है पूरा। बॉन्डिंग में तो लगभग लगभग ये चैप्टर मैंने पढ़ा देता हूँ। ठीक है। अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, इसको अभी रीड करेंगे, पहले यहां तक देख लो सारे लोग, बस खत्म भी हो जाएगा ये। डाई नाइट्रोजन बहुत ही आसान है, आपको याद नहीं करनी पड़ेंगे रिएक्शंस। बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी।
HNO3 तो पूरा आसान ही है, उसको तो हम एक बार में पूरा पढ़ेंगे। आप लोग ना इसको छोड़ के, इसकी टेंशन ना लेके आप अपना कोर्स का टेंशन लेना। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उस चीज को बिल्कुल सॉलिड करते जाओ। आपका जो अभी नहीं हुआ वो बिल्कुल एक शब्द भी आगे मत पढ़ना, है ना। जितना मैंने कराया बट उसको पक्का करते हुए चलो पूरा। आ जाओ, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। बेटा ये सिर्फ नाइट्रोजन की दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट की दिक्कत है। ठीक है, ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट, लगभग लगभग ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट सबके साथ ही क्या, स्मॉल साइज है, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, सबसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, और सबके पास ही डी ऑर्बिटल नहीं है। ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के लिए। तो इसकी वजह से सारे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट ना दगाबाज है, वो सब अपने अपने घर के ही नहीं है। ठीक है, विभीषण है। ठीक है, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ। पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ का मतलब है कि नाइट्रोजन अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ऐसा कैसे बच्चे, ये सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए एटम छोटे होने चाहिए, क्यों? क्योंकि एटम छोटे होंगे तभी वो ऐसे साइडवेज ओवरलैप कर पाएंगे। अगर उनका साइज बहुत बड़ा होगा तो वैसे ही दूर होंगे तो वैसे साइडवेज टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही बहुत अच्छे पाई बॉन्ड बनाते हैं, and their heavier elements of this group do not form p pi bond, as their atomic orbitals are so large and they diffuse that they cannot have effective overlapping. यही मैंने बताया अभी। Thus, nitrogen exists as a diatomic molecule with triple bond, 1s between the two. Consequently, its bond enthalpy is very high. नाइट्रोजन बहुत ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाता है, उसकी वजह से वो इनर्ट हो जाता है। आप देखो नाइट्रोजन जो अपने अर्थ पे है 71% वो इनर्ट ही है ना। वन ऑन द कॉन्ट्रेरी, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, ये लिखा है, while bismuth form metallic bond in the elemental state. Bismuth is practically metal. ठीक है, however the single bond of nitrogen is weaker. बहुत अच्छा क्वेश्चन सुनना, single bond of NN is weaker than single bond of PP। मतलब आपने अगर एन एन का सिंगल बॉन्ड कंपेयर किया, पीपी का सिंगल बॉन्ड कंपेयर किया, तो ये वीक होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्यों? ये हमने लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, और इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर होगा, साइज छोटा है, लोन पेयर है, लोन पेयर माने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, ऐसे करके ना ये टूटने की कोशिश करेंगे। फास्फोरस का साइज बड़ा है, अब फास्फोरस का साइज बड़ा है तो उस साइज की वजह से क्या हो जाता है कि भाई, अरे सर फास्फोरस का साइज ही बहुत बड़ा है, तो वहां पर लोन पेयर रिपल्शन काफी कम हो जाते हैं। साइज बड़ा है, लोन पेयर दूर हो जाते हैं, अगर लोन पेयर दूर हो गए तो रिपल्शन बहुत कम हो रहा है। आपको बस ये याद रखना है, लोन पेयर रिपल्शन सेकेंड पीरियड एलिमेंट की प्रॉब्लम है, थर्ड और उसके ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस का कौन सा हल्का होगा? नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई इंटर, ये देखो लिखा हुआ है, ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, एज अ रिजल्ट द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। मैंने अभी आपको ऑर्डर लिखाया। Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbital in the valence shell. Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d pi p pi bond. बहुत ही प्यारी सी बात है, आपको ना इतनी मिसलीडिंग लगेगी है। मैं ये बोलूं नाइट्रोजन कैन फॉर्म p pi d pi बॉन्ड, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। नाइट्रोजन कैन फॉर्म p pi d pi बॉन्ड, असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना? तो फॉल। ट्रू। आ जाओ देखो, आप देख नहीं रहे हो, जब हम पी पाई डी पाई की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का तो पी इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरे का तो डी हो ही सकता है। ये देखो, क्लोरीन के साथ या फिर किसी के साथ ये कर ही सकता है। आप लोग को बैक बॉन्डिंग यस भी नहीं सर। आता? बैक बॉन्डिंग आता है क्या आप लोगों को? लोना, बैक बॉन्डिंग आता है? ये दो लोग चले गए यार।
ये लोग कहाँ चले जाते हैं। चलो जी ठीक है, चलो जी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।